हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो मैं कराने वाली हूँ वो उपन्यास से थर्ड पार्ट होगा और उसके बाद मैं अन्य विधाओं को लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अभी आपको दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माता रानी करे कि आपका हर मनोकामना पूर्ण हो इस दिवाली पे। मैं यही दुआ करती हूँ माता रानी से। तो चलिए आज बिना विलम्ब के चलते हैं, क्योंकि अभी त्यौहार चल रहा है तो इसके कारण कुछ थोड़ा सा हो जाते हैं बिजी। तो चलिए थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ आज, और जितने भी अन्य क्वेश्चन बचे हुए थे उपन्यास से वो मैं आज कराने वाली हूँ। तो चलिए हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिया था, आज उसके आगे देखने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, और मैं बताते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं सीरीज जो लेकर आने वाली हूँ एग्ज़ाम टाइम में, रिवीजन टाइम में, वहाँ से प्रश्न आपके जो बनेंगे वो मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं लास्ट रिवीजन जो करवाऊँगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है। तो चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं। तो ये हैं सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार। देखिए यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा है उनकी, और उपन्यासकार थे सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा के। और इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक है कबीर, जो इसमें इनकी झलक मिलती है सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। तो भट्टिनी जो है ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें जो भट्टिनी और निपुणिका जो है ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं इसमें। बाण भट्ट की आत्मकथा और 1946 की ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको कर्म लगाना है, सही अनुकर्म कौन सा है इसमें। तो देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा होगा 1946, चारु चंद्रलेख होगा 1963, पुनर्नवा होगा 1973, और अनाम दास का पोथा जो है ये 1976 का होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यासों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे तरुण, तपस्विनी, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भोजपुर का ठग देखिए किसका है। तो भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। ठीक है, भोजपुरी का ठग। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें से कुछ उपन्यास जो हैं त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, परिणय परिणय। परिणय परिणय को प्रथम उपन्यासकार मानने वाले कौन है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपको ध्यान रखना है। और लवंग लता व आदर्श वाला 1904 का है। सुख सरवरी, लीलावली, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा, तारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, 1903 का है। चपला व नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम व मस्तानी, तरुण, तपस्विनी, कुटुरवासिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, इंदुमती व वन विहंगनी, मालती, माधव व मदन मोहनी।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके सभी उपन्यास, क्योंकि पूछे जाते हैं। देख लीजिए पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है और ये अधूरा है, ठीक है। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल, तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिनका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण, यानी कि ये उपन्यास को उन्होंने नहीं पूरा कर पाया और उनकी मृत्यु हो गई, तो इस कारण ये अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया गया है। बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन गया है, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा केंद्र है प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। तो ये दोनों का आपको विषय वस्तु ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो ये है इरावती। अगला क्वेश्चन है, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो ये है चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है? तो अज्ञे भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं, इलाचंद जोशी भी हैं, श्याम मनोहर श्याम जोशी नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ भी डी ही मानना चाहिए, लेकिन ये सभी को इसमें सामान्य अंक मिले होंगे जब एग्जाम हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये जो है निर्मला भुरादिया। तो ये कुछ नई रचना है, तो ध्यान रखना है नई रचना को। देख लेते हैं इनको। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका जो है ये निर्मला भुराड़िया हैं। इसमें मानव की तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता और खुशी का विज्ञान। देख रहे हैं किस तरह मतलब नाम है उपन्यास के, तो ध्यान रखना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो ये उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। नौकर की कमीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। खिलेगा तो देखेंगे, इनके अन्य उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देख रहे हैं यहीं से क्वेश्चन तो बनता है, तो ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल के कौन से उपन्यास या कौन सी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो वर्ष 1999 दे देगा और पूछ डालेगा, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ 1906 का है, 1906 का है, देवकीनंदन खत्री का, और ये अधूरा उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री का है। उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, गुप्त गोदना जैसी अन्य रचनाएं की। भूतनाथ यहाँ देखिए 1907 है, बल्कि वास्तविक इसका टाइम पीरियड अगर माने तो 1906 ही रहता है, क्योंकि नगेंद्र और जो शुक्ल जी का बुक है मैं उसको आधार बनाकर आपको टाइम पीरियड बताती हूँ, क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई भी गलत आपको ठहरा रहा है तो उसको संदर्भ के रूप में आप दे सकते हैं, क्योंकि उसे
अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, इसीलिए मैं वहीं से जितने भी मैं टाइम बताती हूँ मैं वहीं के अनुरूप बताती हूँ। बाकी मैं किसी भी अन्य गाइड का सहारा नहीं लेती, क्योंकि मैं वहीं से जितने भी क्वेश्चन और काव्य संग्रह जितने भी हैं, उपन्यास कहानी वगैरह, तो मैं वहीं दो ऑथेंटिक जो बुक है वहीं से मैं टाइम उनका लेती हूँ, बाकी अन्य का नहीं लेती। चलिए, तो अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वह इस उपन्यास को केवल 6 भागों में ही लिख पाए थे, और अगले जो 15 भाग शेष बच गए हैं उनको किसने पूरा किया? तो उनके पुत्र कौन? तो दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने इसे पूरा किया। तो ध्यान रखना है। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह है। और शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अलग अलग वैतरणी पहला उपन्यास है, और नीला चांद भी इन्हीं का उपन्यास है, तो ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछ लिया गया है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये शिव प्रसाद सिंह का है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं, और इनके अन्य उपन्यास जो हैं 100 अजान एक सुजान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और नूतन ब्रह्मचारी जो है ये 1886 की रचना है, ध्यान रखना है। और 100 अजान एक अजान ये 1899 की रचना है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ ही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। देखिए कितनी बार ही पूछा गया है, नूतन ब्रह्मचारी है तो क्या है? उपन्यास विधा है ये। अगला क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल जो है ये सांप्रदायिकता ही होगा ना, हाँ, सांप्रदायिकता से संबंधित है। और काला जल जो है गुलेश्वर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है, तो काला खां जो है गुलेश्वर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है, जो कि सन 1965 में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का पारिवारिक दुख दर्द को यहाँ पर संघर्ष का कच्चा चिट्ठा जिन्होंने खोल रखा है। और इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारिवारिक संदर्भों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभाजित है। इनके अन्य उपन्यास जो हैं सांप पर सीढ़ी, एक लड़की की डायरी एवं नदी और सीपियाँ, तो ये भी ध्यान रखना है साथ ही। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? तो सानी जी हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा का है, और ये 1950 की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा, इनके अन्य उपन्यास जो हैं लगन 1928, संगम 1928, प्रेम की भेंट, ये ध्यान में रखना है 1928, और गढ़ कुंडार काफ़ी पूछा जाता है 1930, कुंडली चक्र भी पूछा जाता है 1932, विराटा की पद्मिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 1936, और झांसी की रानी 1946, कचनार 1947, और अमरवेल 1953। तो ध्यान रखना है इनके अन्य उपन्यासों को कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी में कौन लिखे थे? तो ये हरिओद जी थे। ठेठ हिंदी की ठाठ इनकी एक उपन्यास भी है। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लिखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अध किला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम इसमें दिखाया गया। ठेठ हिंदी की ठाठ देखिए यहाँ पे, यह उपन्यास है 1899 में प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखन की अधिक दृष्टि रही है। तो ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो ये हरिओद जी का है। अगला क्वेश्चन है, पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो श्यामा स्वप्न जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है।
ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म जो है ये 1857 से 1899 के बीच रहे। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में इन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी 1886 तथा श्यामा स्वप्न है। तो श्यामा स्वप्न जो है शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। उनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। सरस मधुर ब्रजभाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। अगला है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो त्यागपत्र जो है 1937 की ये रचना है, जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परख 1929, सुनीता 1934 है, कल्याणी 1939 है, सुखदा 1940 है, विवर्त 1962 है, जयवर्धन 1959 है, तपोभूमि मुक्तिबोध ये अन्य निबंध हैं इनके। और उनके उपन्यास जो है मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और अन्य उपन्यास भी इनके उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ये परीक्षा गुरु जो कि श्रीनिवास दास का है 1882 का, तो ये वही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो ये परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन तो 1882 ईस्वी में। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है। तो ये जो माने हैं डॉक्टर श्री कृष्णलाल, ये ध्यान रखना है, डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माने हैं। देखिए देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो ध्यान रखना है। चलिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है तो ये है हृदय हारिणी। हृदय हारिणी जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में पुस्तक रूप से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया 1886 की ये रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा। तो भारत विभाजन पर है ये आधारित। तो इस उपन्यास में बनारस के भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। इसमें बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता से सजीवता को यहाँ पे देखा गया है, जिसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों के शोषण की इसमें कहानी है। इनके अन्य जो उपन्यास हैं समर शेष 1980, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखरा क्यों देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008 और रावी लिखता है, तो ध्यान रखना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण किया गया है। तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का। अगला क्वेश्चन है सन्यासी किसकी रचना है। तो सन्यासी है इलाचंद्र जोशी जी का, 1940 की ये रचना है। और इलाचंद्र जोशी जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। अन्य रचना है पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जहाज का पंछी, भूले कैसे, एक अन्य इनकी उपन्यास है सुबह के भूले, तो ये अन्य रचना है इनकी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। तो ये महात्मा गांधी पर केंद्रित है पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अनुभव पर आधारित है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का जो यात्रा किए थे उस पर यह आधारित है।
लेखक हैं इसके गिरिराज किशोर। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वस्त, ढाई घर 1966 है। यथा प्रस्तावित जो है ये एक दलित चेतना पर आधारित उपन्यास, तो काफ़ी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही पूछा गया है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो गिरिराज किशोर जी हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो नया ये रचना आपको मिल रहा है यहाँ पे, बयां का घोंसला। तो लक्ष्मी नारायण लाल के ज़्यादातर नाटक देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके उपन्यास है बयां का घोंसला, तो ध्यान रखना है। चलिए इनके अन्य देख लेते हैं। जबकि इनका पूरा नाम है बयां का घोंसला और सांप 1953 में, देखिए आधा ही पूछ लिया गया है, लेकिन पूरा नाम है बयां का घोंसला और सांप। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़े भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, श्रृंगार 1975, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली तो 1985 तथा कनाट प्लास तो प्लेस तो 1986। रूपा जीवा जो उपन्यास है किसका है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, रूपा जीवा। तो इन उपन्यासों को ध्यान रखना है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है, तो कब तक पुकारू रांगे राघव इसमें है, झूला नट में भी है, सैल्यूस में भी है, सेवा सदन में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नटों का उल्लेख जो है ये तीनों रचनाओं में है, ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना है। झूला नट जो है ये मैत्री पुष्पा का है, ठीक है, और कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, और सैल्यूस जो है मैं भूल रही हूँ, यहाँ पे शायद जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, चलिए मैं बता दूंगी बाद में। अगला क्वेश्चन है उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो रंग निर्देश नहीं है, ठीक है, रंग निर्देश बाकी कथा वस्तु है, कथोपकथन है, चरित्र चित्रण देता है। रंग निर्देश जो है ये नाटकों में पाया जाता है। इसके 6 तत्व माने जाते हैं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल व वातावरण, उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, ये नाटक का तत्व है। तो आज यहीं तक, क्योंकि उपन्यास का अब ख़त्म हो गया है और मैं अन्य विधा जो है वो अगले वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और बहुत ही कम टाइम बचा है। हालांकि त्यौहार जो है इसके कारण कुछ डिस्टरबेंस हो रही है सभी को, मुझे भी हो रही है, क्योंकि इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं टाइम रहते सारे वीडियो एक साथ मैं एक मैराथन क्लास में ले आऊँगी, और जो अन्य प्रैक्टिस सेट है जो मैं बोली थी मैं कराने वाली हूँ वो भी मैं करा दूँगी एग्ज़ाम के पहले। तो आप टेंशन मुक्त रहें, क्योंकि मैं करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहें मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।